गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों के सामने फिर से कक्षा 10 का कृतिका भाग 2 से दूसरा चैप्टर जॉर्ज पंचमनाख का पहला भाग वीडियो लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। कमलेश्वर का लिखा यह व्यंग लेख, कमलेश्वर जिनका जन्म सन 1932 ईस्वी में मैनपुरी उत्तर प्रदेश में हुआ। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उन्होंने एमए किया। दूरदर्शन के अतिरिक्त महानिदेशक के पद पर कार्य करने वाले कमलेश्वर ने कई पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी किया, जिनमें सारिका, दैनिक जागरण और दैनिक भास्कर प्रमुख है। साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत कमलेश्वर को भारत सरकार ने पद्म भूषण से भी सम्मानित किया। 27 जनवरी 2007 को दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। नई कहानी आंदोलन के अगुवा रहे कमलेश्वर की प्रमुख रचनाएं हैं राजा निर्वंशिया, खोई हुई दिशाएं, 16 छतों वाला घर, जिंदा मुर्दे, ये कहानी संग्रह, वही बात, आगामी अतीत, डाक बंगला, काली आंधी और कितने पाकिस्तान उपन्यास। उन्होंने आत्मकथा, यात्रा वृत्तांत और संस्मरण भी लिखे। कमलेश्वर ने अनेक हिंदी फिल्मों एवं टीवी धारावाहिकों की पटकथाएं भी लिखी है। कमलेश्वर की रचनाओं में तेजी से बदलते समाज का बहुत ही मार्मिक और संवेदनशील चित्रण है। आज की महानगरीय सभ्यता में मनुष्य के अकेले हो जाने की व्यथा को उन्होंने बखूबी समझा और व्यक्त किया है। प्रस्तुत पाठ जो है जॉर्ज पंचम की नाक, इसमें कमलेश्वर ने व्यंग करते हुए यह बताया है कि हम अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद तो हो गए हैं, लेकिन अभी भी मानसिक तौर पर हम अंग्रेजों के गुलाम ही बने हुए हैं। इसी बात को लेकर के उन्होंने व्यंग किया है। कहते हैं कि यह बात उस समय की है जब इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय मैं अपने पति के हिंदुस्तान पधारने वाली थे। इंग्लैंड के जो राजा होते हैं उनको जॉर्ज बोला जाता है, जो रानी होती है एलिजाबेथ बोला जाता है। एलिजाबेथ एक पद भी है, न कि कोई नाम है, और जॉर्ज भी एक पद है, न कि कोई नाम है। तो एलिजाबेथ प्रथम, द्वितीय, तृतीय, जॉर्ज पंचम, षष्ठम, 16वें 17वें तक जॉर्ज पंच के नाम है जॉर्ज के। तो जॉर्ज और एलिजाबेथ वहाँ का एक पद है जो सर्वोच्च पद माना जाता है। तो वो इंग्लैंड की जो रानी थी एलिजाबेथ द्वितीय भारत अपने पति के साथ पधारने वाली थी, यानी आने वाली थी। अखबारों में उनकी चर्चा हो रही थी। रोज लंदन के अखबारों से खबरें आ रही थी कि शाही दौरे के लिए कैसी कैसी तैयारियां हो रही हैं। रानी एलिजाबेथ का दर्जी परेशान था कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर रानी कब क्या पहनेंगी। कोई भी बड़ा लीडर, हमारा प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, हमारा जाने वाला हो या उनका आने वाला हो, तो उनके जाने से पहले पूरा हफ्ते भर पहले तैयारियां चलने लगती हैं कि प्रधानमंत्री अमेरिका के दौरे पर जा रहे हैं, तो वहाँ इनसे बात करेंगे, तो इनसे मिलेंगे, यहाँ रुकेंगे, वहाँ रुकेंगे, इत्यादि इस प्रकार की चर्चाएँ होती रहती हैं, जिसकी खबर हम लोगों को अखबारों, न्यूज़ चैनलों के माध्यम से मिलता रहता है। तो वही काम उस समय भी वहाँ भी हो रहा था। रानी आने वाली थी, तो रानी के आने की चर्चा वहाँ पर हो रही थी कि रानी के भारत, पाकिस्तान और नेपाल 3 देशों का दौरा था कि क्या क्या होने वाला है, रानी कहाँ जाएंगी, किससे मिलेंगी, क्या कहाँ ठहरेंगी, क्या खाएंगी, क्या पहनेंगी, इत्यादि। ये सब जिम्मेदारी अलग अलग पर्सन की थी। तो जो उनका दर्जी था वो भी परेशान था कि भाई रानी पाकिस्तान जाएंगी तो क्या पहनेंगी, रानी हिंदुस्तान जाएंगी तो क्या पहनेंगी,
रानी नेपाल जाएंगी तो क्या पहनेंगी। तो ये दर्जी बड़ा परेशान था। उनका सेक्रेटरी और शायद जासूस भी उनके पहले ही इस महाद्वीप का तूफानी दौरा करने वाला था। जो सचिव होते हैं, सेक्रेटरी, वो आईएएस अधिकारी होते हैं, वरिष्ठ आईएएस अधिकारी होते हैं, जो प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति या मुख्यमंत्री के सलाहकार माने जाते हैं। और जो उनकी सुरक्षा गार्ड होते हैं, जैसे प्रधानमंत्री का सुरक्षा एसपीजी है, एसपीजी वाले स्पेशल गार्ड प्रोटेक्शन, प्रधानमंत्री का कहीं भी दौरा होगा उस दौरे से एक हफ्ता पहले वो उस क्षेत्र का पूरा भ्रमण कर डालेंगे, पूरा निगरानी कर डालेंगे। और एसपीजी वाले सिविल ड्रेस में आकर के यहाँ एक हफ्ते पहले डेरा डाल देते हैं। ये समझ लीजिए, आपको पता भी नहीं रहेगा कि ये कोई फोर्स वाला आदमी है या कोई अन्य आदमी कैसा आदमी है, लेकिन एक हफ्ता पहले वो आकर के डेरा डाल देते हैं जहाँ पर प्रधानमंत्री या जो भी एसपीजी कमांडो वाले अधिकारी होते हैं उनकी सुरक्षा वाले एक हफ्ता पहले जहाँ भी उनका जो है कि काफिला उतरने वाला होता है, मीटिंग होने वाली होती है, रैली होने वाली, तो डेरा डाल देते हैं। हमें लगता है कि डायरेक्ट चले आए प्रधानमंत्री, लेकिन ऐसा नहीं है। तो उनके सुरक्षा गार्ड भी पहले ही, उनके आने से पहले ही इस महाद्वीप का, एशिया महाद्वीप का दौरा करने वाला था तूफानी। आखिर कोई मजाक तो था नहीं, जमाना चूंकि नया था, फौज फाटे के साथ निकलने के दिन बीत चुके थे, इसलिए फोटोग्राफरों की फौज तैयार हो रही थी। अब बदल रहा, उतनी बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी नहीं, बहुत ज़्यादा आप दिखावा का नहीं है, हाँ सिक्योरिटी है, लेकिन वो चाक चौबंद सिक्योरिटी है। फोटोग्राफर उनके साथ, मैं चलूँगा तो मैं चलूँगा, ये तैयार हो, कौन जाएगा। इंग्लैंड के अखबारों की कतरने हिंदुस्तानी अखबारों में दूसरे दिन चिपकी नजर आती थी। जो खबर होती थी पहले इंग्लैंड में छपती थी, तो वहां से हिंदुस्तान का जो रिपोर्टर होता तो उस अखबारों की सुर्खियां यहां भेजता था, तो वहां अगले दिन यहां छपता था वही सब बातें कि रानी ने एक ऐसा हल्के नीले रंग का सूट बनवाया है जिसका रेशमी कपड़ा हिंदुस्तान से मंगाया गया है, कि करीब 400 पाउंड खर्चा उस सूट पर आया है। 400 पाउंड, एक पाउंड का कीमत लगभग आज 70-80 रुपए के करीब है, या 100 रुपए के करीब है। 400 पाउंड उस समय में, मतलब सन 50-50 की बात होगी, कितना दाम रहा होगा। उनका सूट बना है रेशम का, नीला हल्के रंग का, जिसका रेशम भारत से मंगाया गया है। रानी एलिजाबेथ की जनपत्री भी छपी, प्रिंस फिलिप के कारनामे छपे, और तो और उनके नौकरों, बावर्चियों, खानसामों, अंगरक्षकों की पूरी जीवनियाँ देखने में आई। पूरी जानकारी उनसे संबंधित, रानी का इतिहास क्या है, रानी का जन्म कब हुआ, रानी का बचपना कैसे बीता, रानी का जवानी कैसे बीता, उनके बच्चे कौन है, उनके पति कौन है, और तो और उनके नौकर कौन है, उनका खाना बनाने वाला कौन है, उनका मेकअप करने वाला कौन है, उनका डिजाइनर कौन है, डायलॉग लिखने वाला कौन है, यह सारी जानकारी आती रहती थी। शाही महल में रहने वाले, पलने वाले कुत्तों तक की तस्वीरें अखबारों में छप गई थी। बड़ी धूम थी, बड़ा शोर शराबा था, शंख इंग्लैंड में बज रहा था, गूंज हिंदुस्तान में आ रहे थे, पूरी तैयारी चल रही थी। इंग्लैंड में भी रानी के आने की और हिंदुस्तान में भी बड़ा शोर शराबा था, रानी के आने का चहल पहल था। इन खबरों से हिंदुस्तान में सनसनी फैल रही थी, राजधानी में तहलका मचा हुआ था। जो रानी 5,000 रुपए का रेशमी सूट पहनकर पालम के हवाई अड्डे पर उतरेंगी, उसके लिए कुछ तो होना ही चाहिए। वो 450 पाउंड भारत के रुपए का उस समय 5,500 रुपया था। 5,500 यहाँ उस समय किसी की तनख्वाह नहीं थी। तनख्वाह उस समय मुश्किल से 50 रुपये तनख्वाह प्राइमरी के मास्टरों की रही होगी, सोचिए। और 5,500 रुपये का सूट पहन करके वो दिल्ली के पालम हवाई अड्डे
पर उतरेंगी तो उनके लिए भाई स्वागत समारोह और उनका भव्य स्वागत भी कुछ खास तरीके से होना चाहिए। जिनके बावर्ची पहले महायुद्ध में जान हथेली पर लेकर लड़ चुके हैं, उनकी शान शौकत के क्या कहने। बावर्ची जो खाना बनाने वाले हैं वो कोई साधारण बावर्ची नहीं है, मतलब एक्स मिलिट्री मैन है, आर्मी वाले हैं, रिटायर होने के बाद उनके यहाँ रसोई में नौकरी पाए हैं। उनकी शान शौकत भी कुछ कम नहीं है। और वहीं रानी दिल्ली आ रही हैं। नई दिल्ली ने उनकी अपनी तरफ देखा और बेसाख्ता मुंह से निकल गया। वो रानी अब दिल्ली आ रही हैं और दिल्ली ने अपनी तरफ देखा और बेसाख्ता यानी कि स्वाभाविक तौर पर, बेसाख्ता मीन्स स्वाभाविक रूप से ही, बहुत बनावटी नहीं कि बहुत सोच समझ के, स्वाभाविक रूप से मुंह से निकल गया, वह हमारे घर आए, खुदा की रहमत, कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं। और देखते देखते नई दिल्ली का काया पलट होने लगा। कहते रानी हमारे घर, ये शायरी है कि वो हमारे घर आए, खुदा की रहमत है, कभी हम उनको देखें कभी अपने घर को देखें। कि हमारे घर की इतनी भाग्यशाली है, खुशनसीबी है कि रानी हमारे घर पधार रही हैं। और देखते ही देखते दिल्ली की काया पलट हो गई। दिल्ली को सजाया धजाया गया। और करिश्मे तो यह था कि किसी ने किसी को से नहीं कहा, किसी ने किसी को नहीं देखा, पर सड़कें जवान हो गई, बुढ़ापे की धूल साफ हो गई। इमारतों में नाजनीनों की तरह श्रृंगार किया गया। नाजनीन सुकुमार कोमलांगी, सुकुमारियों की तरह, नई दुल्हनों की तरह इमारतों को सजाया गया। और रातों रात जो रोड अभी धूल फाक रहे थे, काली हो गई, यानी पीच पड़ गया। अभी अगर आपके शहर में, आपके गांव में अगर प्रधानमंत्री आने वाले हो तो आपके गांव की हर सड़क पीच हो जाएगी तुरंत, रातों रात। आपको पता भी नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है। आप सोए रहेंगे और रात ही में सड़क पक्की हो जाएगी, ये जान जाइए। आपको कुछ पता नहीं चलेगा। ये काम चल रहा था। रानी की तैयारियों का दिल्ली सजाई जा रही थी। महलें, जो सरकारी भवन थे, उनको रंग रोगन किया जा रहा था, लाइटें झालर लगाया जा रहा था। लेकिन एक बड़ी मुश्किल पेश थी, वह थी जॉर्ज पंचम की नाक। एक सबसे बड़ी समस्या थी वहां पर दिल्ली वासियों के लिए, वो थी जॉर्ज पंचम। मेन दिल्ली में जॉर्ज पंचम की एक लाट यानी मूर्ति लगी हुई थी, जिस मूर्ति पर नाक नहीं था। नाक टूट गया था, किसी शरारती तत्वों ने नाक को तोड़ दिया था। तो तोड़ दिया था, जैसे बहुत से शरारती तत्व हैं। जैसे अम्बेडकर जी की मूर्ति लगी थी तो कोई उंगली तोड़ देता, कोई बाँह तोड़ देता, कोई चश्मा तोड़ देता। इस प्रकार से हमारे देश में बहुत शरारती तत्व हैं, तो तोड़ दिया। तो हालांकि अब उस समय कोई इंग्लैंड का यहाँ बासिंदा, हम आज़ाद हो गए थे, लेकिन कोई अब चिंता नहीं था। लेकिन अब रानी आ रही हैं, तो रानी भाई, उनके राजा का यहाँ पे इतना अपमान, तो ये तो बर्दाश्त नहीं होगा। भाई रानी आ रही है तो कुछ हमें दे करके जाएंगी, कुछ गिफ्ट करके जाएंगी, और रानी नाराज हो गई तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। ये हमारी मानसिक गुलामी है। देखिए, हम अभी भी अंग्रेजों के चापलूसी, चमचागिरी में लगे हुए हैं। नई दिल्ली में सब कुछ था, सब कुछ होता जा रहा था और सब कुछ हो जाने की उम्मीद भी थी, पर जॉर्ज पंचम की नाक बड़ी मुसीबत थी। नई दिल्ली में सब था, सिर्फ नाक नहीं थी। सब कुछ सही था, जो नहीं था वो हो जाने का उम्मीद था, सब हो भी रहा था। लेकिन जॉर्ज पंचम की नाक की बड़ी समस्या थी। वो सबसे बड़ी समस्या थी कि नाक नहीं है। सिर्फ नाक की भी एक लंबी, इस नाक की भी एक लंबी दास्तान है, एक लंबी कहानी है। इस नाक के लिए बड़े तहलके मचे थे किसी वक्त। जॉर्ज पंचम की नाक काटने के लिए, यानी कि इंडिया को, भारत को आज़ाद कराने के लिए बड़ी तहलका मचा था, बड़े आंदोलन हुए थे किसी वक्त।
आंदोलन हुए थे, राजनीतिक पार्टियों ने प्रस्ताव पास किए थे, चंदा जमा किया गया था, कुछ नेताओं ने भाषण भी दिए थे, गर्मा गर्म बहसें भी हुई थी, अखबारों के पन्ने रंग गए थे। बहस इस बात पर थी कि जाज पंचम की नाक रहने दी जाए या हटा दी जाए। भाई पक्ष विपक्ष दोनों है। पक्ष कह रहा कि नहीं नाक लगने दी जाए, लगा दी जाए, यानी उनका सम्मान किया जाए। विपक्ष कह रहा नहीं, वो कौन है, हम उनका सम्मान नहीं करेंगे, उनकी नाक नहीं लगेगी, उनके नाक के लिए हम इतना खर्चा क्यों करेंगे। इस प्रकार से बहसें होती रही, लेकिन बहस इस बात पर भी थी कि जाज पंचम की नाक रहने दी जाए या हटा दी जाए। और जैसा कि हर राजनीतिक आंदोलन में होता है, कुछ पक्ष में थे, कुछ विपक्ष में, और ज्यादातर लोग खामोश थे। खामोश रहने वालों की ताकत दोनों तरफ थी। कुछ बोलते थे, कुछ नहीं बोलते हैं, चुप रहते हैं, जो होगा देखा जाएगा। यह आंदोलन चल रहा था। जाज पंचम की नाक के लिए हथियारबंद पहरेदार तैनात कर दिए गए थे। जो मूर्ति थी वहां पे एकदम सुरक्षा लगा दिया गया था, भाई देखो नाक कटने न पाए। क्या मजाल कि कोई ना उनकी नाक तक पहुंच जाए। हिंदुस्तान में जगह जगह ऐसी नाकें खड़ी थी, और जिन तक लोगों के हाथ पहुंच गए, उन्हें शान शौकत के साथ उतार कर अजायब घरों में पहुंचा दिया गया। कहीं कहीं तो शाही लाटों की नाकों के लिए गुरिल्ला युद्ध होता रहा। गुरिल्ला युद्ध मतलब छिप करके अटैक करना है, एकाएक गुरिल्ला युद्ध कहा जाता है। हम छिपे हुए आप जा रहे हैं, फिर आप पर अचानक हमला बोल दिया। अंग्रेजों से लड़ाई लेने के लिए शिवाजी ने गुरिल्ला युद्ध किया था, उन्हीं का यह युद्ध निकाला गया है। कुछ टूट गए, कुछ अब यादें रह गई, तो अजायब घर यानी म्यूजियम में रख दिया गया है। उसी जमाने में यह हादसा हुआ। इंडिया गेट के सामने वाली जाज पंचम की लाट की नाक एकाएक गायब हो गई। जाज पंचम की मूर्ति बनी, वहीं की नाक गायब हो गई। हथियारबंद पहरेदार अपनी जगह तैनात रहे, गश्त लगती रही, और लाट की नाक चली गई। रानी आए और नाक न हो, एकाएक परेशानी बढ़ी। बड़ी सरगर्मी शुरू हुई। देश के खैरख्वाहों की एक मीटिंग बुलाई गई। खैरख्वाह यानी जो भलाई चाहने वाले लोग हैं, मीटिंग बुलाई गई। और मसाला पेश किया गया कि भाई क्या किया जाए। वहां सभी सहमत थे कि अगर यह नाक नहीं तो हमारी नाक ही नहीं रह जाएगी। उच्च स्तर की मीटिंग बुलाई गई। वहां सभी लोग तैयार थे कि भाई अगर ये नाक नहीं रही तो हमारी नाक कट जाएगी। यानी अंग्रेजों की सम्मान हमारे सम्मान से ज्यादा है, ये दिखाता है। दिमाग खरोचे गए, यानी कि तय किया गया कि हर हालत में इस नाक का होना बहुत जरूरी है। यह तय होते ही एक मूर्तिकार को हुक्म दिया गया कि वह फौरन दिल्ली में हाजिर हो। चलिए आज के वीडियो में इतना ही। हम आगे का भाग अगले वीडियो में दूसरे भाग में लेकर के आएंगे। तब तक इस वीडियो को आप लोग देखिए। अगर कोई समस्या हो तो आप हमें कहिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।